क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में एक ऐसा जीनियस था जिसने दुनिया की सबसे शानदार जॉब को लात मार दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया की सबसे ताकतवर गवर्नमेंट से सीधी टक्कर ले सके। ये कहानी है उस लीडर की जिसने अकेले ही अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। और ये कहानी आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उस सेनापति की जिसने एक हारी हुई फौज को फौलाद बना दिया और एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। ये कहानी है बंगाल के उस शेर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसने अंग्रेजों की बिछाई हुई गुलामी की शतरंज पर ऐसी चालें चली कि पूरी बाजी ही पलट गई। आज हम जानेंगे कि कटक में पैदा हुआ लड़का इतना ताकतवर कैसे बना कि उसने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। और आज हम उस मिस्ट्री से भी पर्दा उठाएंगे जो उनकी मौत पर आज तक एक सवाल बनकर लटका हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में। सुभाष का जन्म एक पढ़े लिखे बंगाली परिवार में हुआ। पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने राय बहादुर का टाइटल दिया था, और माँ प्रभावती देवी एक बेहद धार्मिक और मजबूत इरादों वाली महिला थी। घर में 14 भाई बहन थे जिनमें सुभाष 9वीं संतान थे, लेकिन उनकी चमक बचपन से ही सबसे अलग थी। वो बचपन से ही इतने होनहार थे कि उनके इंग्लिश टीचर भी उनके मार्क्स देखकर दंग रह जाते थे। कलकत्ता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। उनके पिता चाहते थे कि बेटा ICS बने, यानी इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर, जो उस जमाने की सबसे बड़ी जॉब मानी जाती थी। पिता का सपना पूरा करने के लिए सुभाष 1919 में लंदन गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ICS की एग्ज़ाम इतनी मुश्किल होती थी कि बड़े बड़े लोग भी हिम्मत हार जाते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नाम के तूफान के आगे कोई एग्ज़ाम क्या टिकती। सिर्फ कुछ महीनों की तैयारी में उन्होंने 1920 में ICS की एग्ज़ाम पास कर ली, और वो भी मेरिट लिस्ट में चौथे नंबर पर आकर। अंग्रेज भी हैरान थे। एक भारतीय लड़के ने उनकी सबसे मुश्किल एग्जाम में झंडे गाड़ दिए थे। उनके सामने एक शानदार करियर था, बड़ा बंगलो, नौकर चाकर और समाज में रुतबा, लेकिन बोस के दिल और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब वो इंग्लैंड में थे तब भारत में जलियांवाला बाग का मैसाकर हो चुका था और देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आग भड़क रही थी। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को चिट्ठी में लिखा, हम इस सच्चाई से मुंह कैसे फेर सकते हैं कि हमारी मातृभूमि को हमारी जरूरत है। जब हमारे लाखों देशवासी गरीबी और दुख में जी रहे हो तो क्या हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। और फिर अप्रैल 1921 में उन्होंने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की जॉब से रिजाइन कर दिया। उन्होंने उस सुनहरे भविष्य को ठोकर मार दी जिसके लोग सपने देखते थे। उन्होंने अंग्रेजों से साफ कहा, मैं किसी ऐसे शासक की जॉब नहीं कर सकता जो मेरे देश पर जुल्म कर रहा हो। इस एक फैसले ने ब्रिटिश हुकूमत को साफ संदेश दे दिया था कि ये कोई आम रेबेल नहीं है, ये तो तूफान की पहली आहट है। भारत लौटकर वो सीधे महात्मा गांधी से मिले और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें बंगाल में चित्तरंजन दास के पास भेज दिया, जिन्हें बोस अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाना था। 1920 का दशक आते आते सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक चमकते सितारे बन चुके थे। उनके जोशीले भाषण, उनके बेबाक राय और युवाओं में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता ने उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। वो सिर्फ 27 साल की उम्र में कलकत्ता नगर निगम के CEO बने और 1927 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। उनकी सोच और काम करने का तरीका
कांग्रेस के पुराने नेताओं से बिल्कुल अलग था। जहां गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता नॉन वायलेंस और धीरे धीरे रिफॉर्म्स में यकीन रखते थे, वहीं बोस को चाहिए था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी, और इसके लिए वो हर रास्ता अपनाने को तैयार थे। उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। ये सोच का फर्क समय के साथ और गहरा होता गया। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू कमेटी ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी, तो सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसका खुलकर विरोध किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सामने रखा। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत 1938 में मिला, जब उन्हें हरिपुरा कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष बिना किसी विरोध के चुन लिया गया। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने भविष्य के भारत की नींव रखनी शुरू कर दी। उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, जिसका काम था आज़ाद भारत की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज तैयार करना। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज और छोटे उद्योगों के विचार से बिल्कुल अलग एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियल भारत का सपना था। लेकिन असली टकराव तो अभी बाकी था। 1939 में जब दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आया, तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर से अपनी दावेदारी पेश कर दी, लेकिन इस बार गांधी जी उनके खिलाफ थे। गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सिद्धारमैया को कैंडिडेट बनाया। अब ये चुनाव सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का बन गया था। गांधी जी का नॉन वायलेंट रास्ता बनाम बोस का रेवोल्यूशनरी रास्ता। पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी थी। जब नतीजे आए तो कांग्रेस में जैसे भूचाल आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत ने बोस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। गांधी जी ने सिद्धारमैया की हार को अपनी हार बता दिया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय राजनीति का एक दुखद अध्याय है। गांधी जी के समर्थक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 13 मेंबर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया। अब बोस के लिए अध्यक्ष के तौर पर काम करना लगभग नामुमकिन हो गया। उन पर तानाशाही करने के आरोप लगने लगे। उन्होंने कांग्रेस को एक रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें एक फैसला लेना था, और उन्होंने फैसला लिया। अप्रैल 1939 में चुनाव जीतने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। ये कांग्रेस के साथ उनके रास्ते का अंत था, लेकिन एक नई और ज्यादा तूफानी यात्रा की शुरुआत थी। वो समझ गए थे कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है तो उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। 3 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नया गुट बनाया, जिसका मकसद था आज़ादी की लड़ाई और तेज करना। अब तक सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़र में सबसे बड़े खतरे में से एक बन चुके थे। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें देश के लिए खतरा बताकर कलकत्ता में उनके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। घर के बाहर पुलिस और स्पाइस का कड़ा पहरा था। किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये शेर पिंजरे तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ था। दिसंबर 1940 में हाउस अरेस्ट के दौरान बोस ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और मौन व्रत रख लिया। सबसे मिलना जुलना बंद। दुनिया को लगा कि सुभाष बाबू राजनीति छोड़कर अध्यात्म की राह पर जा रहे हैं। और फिर आई वो रात, 16 जनवरी 1941 की रात। पूरा कलकत्ता सो रहा था। घने कोहरे और अंधेरे में सुभाष चंद्र बोस ने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाया। लंबी दाढ़ी, पठानी सूट और टोपी पहनकर वो अंधेरे का फायदा उठाकर अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ घर से निकल गए। पहरे पर खड़े सिपाही उन्हें पहचान ही नहीं पाए। यह अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। उनका सबसे बड़ा कैदी उनकी नाक के नीचे से फरार हो चुका था। यह कोई आम फरारी नहीं थी, यह था एक महान निष्क्रमण, यानी एक महान पलायन। उनका सफर अविश्वसनीय था। वो कार से गोमो, अब झारखंड में पहुंचे। वहां से ट्रेन पकड़कर पेशावर गए। पेशावर से एक गाइड के साथ पैदल पहाड़ी रास्तों से होते हुए काबुल, अफगानिस्तान पहुंचे। काबुल में उन्होंने इटली के दूतावास की मदद से
ओरलैंडो मजोटा के नाम से फेक पासपोर्ट पर रशिया की राजधानी मॉस्को के लिए उड़ान भरी। उनकी मंजिल थी जर्मनी। वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नीति पर चल रहे थे। वो जर्मनी और उसके डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगना चाहते थे। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया, जिससे वो भारत में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते थे। यहीं पर उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया, जो आज भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन चुका है। उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बोस ने हिटलर के सामने बड़ी बेबाकी से भारत की आज़ादी का पक्ष रखा। उन्होंने साफ किया कि वो किसी से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए एक बराबरी का समझौता करने आए हैं। लेकिन जब बोस को लगा कि जर्मनी से उन्हें वैसी मदद नहीं मिलेगी जैसी वो चाहते हैं, तो उन्होंने अपना ध्यान पूरब की ओर लगाया। उस समय जापान जर्मनी का साथी था और एशिया में अंग्रेज़ों को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था। बोस ने एक और नामुमकिन लगने वाला सफ़र करने का फैसला किया। फरवरी 1943 में वो जर्मन सबमरीन यू बोट में सवार हुए। ये एक बेहद खतरनाक सफ़र था। अटलांटिक ओशन में दुश्मनों के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से बचते बचाते ये सबमरीन 90 दिनों तक पानी के नीचे चलती रही। हिंद महासागर में मैडागास्कर के पास बीच समंदर में उन्होंने एक जापानी सबमरीन में छलांग लगाई। ये वर्ल्ड वॉर के इतिहास में अकेला ऐसा सिविलियन ट्रांसफ़र था जो दो अलग अलग देशों के सबमरीन्स के बीच हुआ। इस जानलेवा सफ़र के बाद सुभाष चंद्र बोस मई 1943 में सिंगापुर पहुंचे। यहाँ हजारों भारतीय युद्धबंदी उनका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें जापानियों ने मलय और सिंगापुर में पकड़ा था। ये सैनिक निराश और बिखरे हुए थे। लेकिन जब बोस उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया, तो पूरा माहौल ही बदल दिया। सिंगापुर पहुंचते ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई का एक नया पन्ना लिखा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में रह रहे एक और महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA की नींव तो रख दी थी, लेकिन कुछ अंदरूनी मतभेदों की वजह से ये बिखर गई थी। अब इस फौज को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो इसमें नई जान फूंक सके। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। उसी दिन से सुभाष नेताजी कहलाए। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने हजारों सैनिकों को संबोधित करते हुए नेताजी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसने आज़ादी के दीवानों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया, दिल्ली चलो। उनकी आवाज़ में वो आग थी जिसने हारे हुए सैनिकों को फौलादी योद्धा बना दिया। उन्होंने कहा, हमारे सामने का रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही होगा। हमारी मंजिल दिल्ली है, लाल किला है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट यानी भारत की एक अस्थायी सरकार बनाने का ऐलान किया। वो खुद इस सरकार के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेना के प्रमुख बने। ये सिर्फ नाम की सरकार नहीं थी। इस सरकार को जर्मनी, जापान, इटली, चीन समेत 11 देशों ने मान्यता दी। इस सरकार की अपनी करेंसी, अपना बैंक, अपनी अदालतें और अपने पोस्टेज स्टैम्प्स थे। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का कंट्रोल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को सौंप दिया। नेताजी ने इन द्वीपों को नाम दिया शहीद और स्वराज द्वीप। यह पहली बार था जब भारत की जमीन का कोई हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। नेताजी ने सिर्फ पुरुषों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी एक फौज बनाई। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल के हाथों में थी। ये एशिया की पहली महिला रेजिमेंट थी। अब फौज तैयार थी, सरकार बन चुकी थी और मंजिल साफ थी, दिल्ली। नेताजी ने अपनी फौज को वो अमर शब्द कहे जो आज भी गूंजते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा, अब म्यांमार के रास्ते भारत की पूर्वी सीमा पर हमला बोल दिया। ये भारत की धरती को आज़ाद कराने का एक सीधा मिलिट्री अटैक था। फौज ने ज़बरदस्त हिम्मत दिखाते हुए
कई ब्रिटिश चौकियों पर कब्जा कर लिया। कोहिमा और इम्फाल की पहाड़ों में घमासान लड़ाई हुई। एक वक्त तो ऐसा आया जब फौज ने कोहिमा पर कब्जा कर लिया और इम्फाल को चारों तरफ से घेर लिया। कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया। लग रहा था कि दिल्ली अब दूर नहीं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। भयानक मानसून बारिश शुरू हो गई, जिसने फौज तक खाना और हथियार पहुंचाने वाले रास्ते काट दिए। जापानी एयरफोर्स भी दुश्मन की हवाई ताकत के आगे टिक नहीं पाई। भूखे प्यासे बीमारियों से लड़ते हुए भी आईएनए के सैनिक महीनों तक लड़ते रहे, पर आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज भले ही जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो जीत से भी बड़ा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि भारतीय सैनिक अब देश की आज़ादी के लिए लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। उन्होंने ब्रिटिश राज के कभी न हारने वाले घमंड को तोड़ दिया था। दूसरा विश्व युद्ध अब अपने अंत की ओर था। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। जापान ने हार मान ली। आज़ाद हिंद फौज का सबसे बड़ा सहयोगी अब युद्ध हार चुका था। ये नेताजी के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। अब वो सोवियत यूनियन, रशिया की मदद से आज़ादी की लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। इसी प्लान के तहत 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक जापानी एयरलाइन में मंचूरिया जाने के लिए सवार हुए, और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा मिस्ट्री बन गया। जापान की डोमेई न्यूज़ एजेंसी ने एक खबर जारी की। खबर ये थी कि नेताजी का विमान ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इस हादसे में बुरी तरह जल जाने की वजह से नेताजी की मौत हो गई। ये भी कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार ताइवान में ही कर दिया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। ये खबर भारत में जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन किसी को इस पर यकीन नहीं हुआ। क्या भारत का वो सबसे बड़ा हीरो जिसने अंग्रेजों को इतनी बार चकमा दिया, वो एक आम प्लेन क्रैश में मारा जा सकता है? इस कहानी में कई पेच थे। उस प्लेन क्रैश का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। घायल या मृत नेताजी की कोई तस्वीर नहीं खींची गई, कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। उनके साथ उस विमान में मौजूद कर्नल हबीब उर रहमान जो बच गए थे, उनके बयानों में भी फर्क पाया गया। यहीं से शुरू हुआ थियरीज का भी कभी खत्म न होने वाला सिलसिला। एक थियरी कहती है कि प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ये सब नेताजी का रचा हुआ एक ड्रामा था, ताकि वो अंग्रेजों की पकड़ से बचकर रशिया पहुंच सके। कई लोगों का मानना था कि वो रशिया पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें स्टालिन ने साइबेरिया की जेल में कैद कर लिया। एक और कहानी गुमनामी बाबा की है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे, जिनका चेहरा मोहरा और कद काठी नेताजी से मिलती जुलती थी। वो बहुत पढ़े लिखे थे और दुनिया की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ थी। कई लोगों को पक्का यकीन था कि गुमनामी बाबा ही भेष बदल कर रह रहे नेताजी थे। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने 3 जांच आयोग बनाए: शहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। पहले 2 आयोगों ने प्लेन क्रैश में मौत की बात मान ली, लेकिन 2006 में आई जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट ने कहा कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो सच क्या है? क्या नेताजी उस दिन शहीद हो गए थे, या उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंत चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन उनकी लेगेसी अमर है। भले ही आज़ाद हिंद फौज दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन जब युद्ध के बाद आईएनए के अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चला, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। इस मुकदमे ने ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। कहा जाता है कि 1946 में हुई रॉयल इंडियन नेवी की बगावत के पीछे भी आईएनए के वीरों की कहानियां ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। कहा जाता है कि बाद में भारत को आज़ादी दिलाने वाले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
क्लेमेंट एटली ने भी माना था कि गांधी जी के आंदोलन से ज्यादा नेताजी की फौज और भारतीय सेना में बगावत की चिंगारी ही वो असली वजह थी जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक ऐसी सोच जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है। आज भारत सरकार उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है, जो उस महानायक के अदम्य साहस को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको नेताजी के जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? उनका आईसीएस को ठोकर मारना, अंग्रेजों को चकमा देकर भागना, या फिर आजाद हिंद फौज बनाकर सीधी टक्कर लेना? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर भारतीय के साथ शेयर करें ताकि नेताजी की ये अमर गाथा घर घर पहुंचे। और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।